नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जाए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह। महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा इसका राइटर है। वन लाइनर, क्लास 6 से 12th तक इसमें सारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट भारतीय राज्य व्यवस्था का दिया गया है, इंडियन पॉलिटी का दिया गया है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया गया। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बिहार एसआई में पूछा था ये सवाल, है ना। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष का होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते, है ना। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, है ना। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होना चाहिए। ठीक है ना। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है ना। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। वो तो लोकसभा का सदस्य तो होता ही है। ठीक है ना, सदन का सदस्य होता है, बट वो क्या हो सकते हैं? राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 91वां संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। ठीक है ना, 6 माह तक रह सकता है। अगला देखते हैं हम लोग। केंद्र में
केंद्र में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 257। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 257। लाभ के पद है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री श्री आर के सनमुगम चेट्टी। ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर के सनमुगम चेट्टी। 2-3 बार बोली, याद हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है ना। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हुआ था। भारत किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 252 का 3 में है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 252 के 3 में। ठीक है ना। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। किसके वर्णित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? पहले देख लेते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद, उसके बाद देखेंगे हम लोग मंत्रिमंडल। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री की बात होगा इसमें मंत्रिपरिषद में। उसका इधर क्या बोला गया? इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं।
इसमें कौन होते हैं शामिल? इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री दो सभी क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। मंत्री परिषद की बात करते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल में क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था, है ना। तो ये कब जोड़ा गया था? 1978 में जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन। इधर देख लेते हैं हम लोग। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इधर देख लें तीसरा पॉइंट क्या बोल देता है। मंत्रिमंडल में क्या है? तीसरा पॉइंट, व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है मंत्रिपरिषद का? मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इधर देख लेते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट दिया गया, इसको 2 बार 3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।